हेलो एंड वेलकम टू सिंपल सोल्यूशन। सो आज हम एनिमल टिश्यू सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस सीरीज में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कंटिन्यू करके दूसरे एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था कि एनिमल टिश्यू को मेनली 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ओके, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्व टिश्यू। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और वो उनकी हमारे बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में उसकी क्या क्या पोजीशन होती है। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टिश्यू है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के एग्जैक्टली क्या क्या टाइप्स होते हैं और हमारी बॉडी में उसका पोजीशन क्या है, फंक्शनल रोल क्या है और ये टिश्यू बनते कैसे, कौन किस तरीके के सेल इसमें इन्वॉल्व है, किस तरीके की बायोमोलिक्यूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ब्रीफली समझते हैं, उसकी डेफिनेशन समझते हैं, आइडिया समझते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज होते क्या है। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो ज्यादातर हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं या सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब सिंपल भाषा में बोलो तो फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, ढांचा होता है। ठीक है, तो जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले, तो हमारे बॉडी में जो बोन्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, वो एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। वो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क भी बनाते हैं और किसी तरीके से हमारी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क बनाते हैं या जो हमारी बॉडी को सपोर्ट स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ओके, कनेक्टिव टिश्यू डाइवर्स हैं। डाइवर्स का मतलब वही है कि मतलब कई सारी वैरायटीज होती है उनकी। जैसे एपिथेलियल टिश्यू भी बहुत डाइवर्स थे, वैसे कनेक्टिव टिश्यू भी डाइवर्स होता है, कई टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं और हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सबको एक सपोर्ट सिस्टम कौन प्रोवाइड करता है, एक पूरा फ्रेमवर्क कौन प्रोवाइड करता है, या बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो किससे मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलता है। ठीक है, और जैसा उसका नाम सजेस्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू, तो वो कनेक्शन डेवलप करने में भी हेल्प करता है। बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में जो कनेक्शन है वो इन टिश्यू के वाया हो पाता है। ठीक है, वो कैसे हो पाता है वो भी हम आगे समझ सकते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में जो यूनिक पोर्शन है वो ये है, ठीक है, कि इनमें लिविंग सेल्स होंगे और इन लिविंग सेल्स के चारों तरफ एक नॉन लिविंग मटेरियल होगी। नॉन लिविंग क्यों कह रहे हो इसको, क्योंकि उसमें कोई सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। सेल एक लिविंग पोर्शन हो गया और इस लिविंग सेल के चारों तरफ जो मटेरियल होगी उसे हम नॉन लिविंग मटेरियल कह रहे हैं, क्योंकि उस मटेरियल में सेल नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब एक सेल के चारों तरफ वो मटेरियल होगी। ठीक है, तो वो जो मटेरियल है वो बेसिकली क्या होती है, वो इस सेल के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है। ठीक है, वो बायोपॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, तो सेल के चारों तरफ जो मटेरियल होती है उस मटेरियल को यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कह रहे हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या हो गया, सेल के बाहर हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब बैकग्राउंड आप कह सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप अपने घर में अगर बैठे हो तो आप एक सेल हो गए और आपके चारों तरफ जो भी फ्लोर या जो भी जगह मिल रही है वो सब क्या है, वो आपकी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स हो गई या आपका बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ये जो सेल है वो खुद बना रहा है। ठीक है, जो कि मतलब एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि सारे कनेक्टिव टिश्यू में ये अप्लाई नहीं होता। क्या डिफरेंस है वो आगे पता चल जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे और नोट डाउन करना है कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, मतलब जो सेल का बैकग्राउंड है, वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करना है कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है वो सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। एंड एज वी आर डिस्कसिंग टिश्यू, हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो एक सेल की बात नहीं हो रही है, मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल होगा। हम एक सेल को एज एग्जाम्पल लेके इसको समझ रहे हैं, पर ये ग्रुप ऑफ सेल है, तो ढेर सारे सेल्स एक साथ होंगे और वो अपने चारों तरफ एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं, फिर वो एक कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हाईलाइट किया गया कि जो की आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा फीचर है जो हमें ये मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पर्टिकुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आएगा, तो वो एक की फीचर क्या है, एक स्पेसिफिक फीचर क्या है, वो ये है कि ये कंपोज्ड होते हैं स्कैटरिंग ऑफ सेल्स इन अ नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया सिंपल भाषा में। कई सारे सेल स्कैटर हैं और उनके चारों तरफ एक नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस चीज को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी मैं दे देता हूं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसे हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि सपोज हमें
जस्ट अ मोमेंट। सपोज ये कई सारे सेल्स हैं, जैसा कि हमने बोला ना, ग्रुप ऑफ सेल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम टिश्यू पढ़ रहे हैं तो एक सेल के बारे में बात नहीं हो रही। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल हो गया। ठीक है, कई सारे सेल्स हो गए। अब ये सेल कैसे हैं? ऑब्वियसली ये सारे लिविंग सेल्स हैं। तो अब ये सेल्स क्या करेंगे? अपना बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेंगे, और ये कुछ ऐसी मटेरियल्स बनाएंगे जो ये अपने सराउंडिंग में रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें बनाएंगी जो अपने सराउंडिंग में रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। इनकी सराउंडिंग को हम क्या कह रहे हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर एरिया। ठीक है, ये अपने अंदर, इनके सेल के अंदर वो चीज सिंथेसाइज हो रही है और वो उसे बाहर रिलीज कर दे रहे हैं। ठीक है, सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रही है और वो उसे बाहर रिलीज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी पोर्शन से बाहर की तरफ रिलीज हो रही है, ये पोर्शन क्या बनाएगी? ये पोर्शन बनाएगी एक्स्ट्रा सेल्यूलर। सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स बनाएगी। ठीक है, और ये सेल ये बाहर क्या रिलीज कर रहा है? वही मटेरियल, अलग अलग टिश्यू, वही चीजें जो कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी बनाती है, कि ये जो सेल है वो कौन सा सेल है और ये क्या चीज है जो अपने सराउंडिंग में सिंथेसाइज करके भेज रहा है। वो कौन सी चीज है वो डिफाइन, वो जब हमें पता चल जाएगा, वो चीज का नाम पता रहेगा या वो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम पता रहेगा, तो उससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अच्छा ये वाले ये कनेक्टिव टिश्यू, ये वाले दूसरे कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब ये में टाइप्स पता चलेगा तो आप उसको इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो फिर जब ये ऐसा कर लेते हैं तो बेसिकली क्या अरेंजमेंट होती है? मान लो ये पूरी एक एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये पूरा एक बैकग्राउंड है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स का ये ढेर सारे इसमें फाइब्रस मटेरियल हैं। ठीक है, या समझ लीजिए कोई जो भी मॉलिक्यूल्स इसने सिंथेसाइज किया है, तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स का एक बैकग्राउंड हो गया। इस बैकग्राउंड में क्या है? सेल्स स्कैटर्ड हैं। सेल्स स्कैटर्ड हैं जगह जगह पे, ये देखो। और ये बैकग्राउंड किसने बनाया है? इन्हीं सेल्स ने सिंथेसाइज किया है और अपने बैकग्राउंड में रखा। तो ये देखो, अब ये ग्रुप ऑफ सेल है तो ये टिश्यू कहला रहा है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहला रहा है? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, जो इसकी अपीयरेंस है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसका की आइडेंटिफाइंग फीचर है, कि एक नॉन लिविंग, ठीक है, एक नॉन लिविंग मैट्रिक्स में सेल्स स्कैटर्ड होंगे। तो ये जो रेड कलर से है वो मैट्रिक्स हो गई, एक बैकग्राउंड हो गया, और उसमें बीच बीच में सेल्स प्रेजेंट है। और ये सेल्स उस मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करते रहते, बनाते रहते हैं और बाहर की तरफ उन मॉलिक्यूल्स को भेजते रहते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में स्कैटर्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो आपके क्या है? ये आपके लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, और ये जो रेड कलर से ये क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। ये कहलाते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स वगैरह पर। तो जो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं, कितने कैटेगरीज में, कितने ग्रुप में उन्हें बांटा गया है। ठीक है, तो मेन जो कैटेगरीज है कनेक्टिव टिश्यू की, वो कितनी है? तीन है। ओके, कनेक्टिव टिश्यू को हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी कहलाती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, देन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जैसा अभी हमने पीछे देखा ना, कि जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स है, जो कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, उनके चारों तरफ जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें हमारे पास दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस का मतलब क्या होता है? घना, मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स होगी वो बहुत कॉम्पैक्ट होगी, बहुत नजदीक नजदीक सारे फाइबर्स होंगे। और लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होगा? जो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स होगी वो ज्यादा डेंस नहीं होगी, मतलब जो फाइबर्स होंगे वो दूर दूर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो वो लूज होगा। ठीक है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। ओके, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में ये रही हमारी बोन्स। ठीक है, जो मेन हमारे बॉडी का पूरे ढांचा को, पूरे फ्रेमवर्क बनाती है, पूरा जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वो आपकी हो गए। और बोन से हमारे अटैच्ड होते हैं आपके कार्टिलेजेस होते हैं, बोन से अटैच्ड भी होते हैं, और उसके अलावा भी कार्टिलेज प्रेजेंट है कई जगह पर। क्या क्या पोजीशन है अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है? आपका ब्लड आता है और लिम्फ आता है। ठीक है, तो हम सबको पता है ब्लड एक लिक्विड फॉर्म में है, ब्लड लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, पर वो एक टिश्यू है। वो उसको कनेक्टिव टिश्यू में क्यों रखा गया है? क्योंकि उसमें भी
जो एक मैट्रिक्स होती है, ठीक है, जैसे ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है वो क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, वो लिक्विड पोर्शन हो गया, उसमें सेल्स स्कैटर्ड होते हैं, सारे सेल्स अलग अलग होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। तो सपोज आपने एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है, तो मान लो वो ग्लास ऑफ वाटर आपका लिक्विड पोर्शन हो गया। अब उसमें अगर आप कंकड़ डाल दे रहे हो तो कंकड़ मिक्स नहीं होते ना, डिसॉल्व नहीं होते, तो वो क्या कह सकते हैं, वो सेल की तरह है, सस्पेंडेड सेल्स हैं, ठीक है, और वो एक लिक्विड में प्रेजेंट है, तो वो एक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की जो की फीचर है उसको फुलफिल कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू का जो की फीचर है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, इस वजह से वो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखा गया है कि एक नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स में सेल स्कैटर्ड रहेंगे तो वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, ठीक है। तो वो ब्लड जो है वो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इस वजह से वो कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड सेल्स है वो डिसॉल्व नहीं है, घुले हुए नहीं होते हैं हमारे लिक्विड ब्लड के लिक्विड पोर्शन में, विच इज द प्लाज्मा, ठीक है, घुले हुए नहीं होते, सस्पेंडेड होते हैं, इस वजह से वो कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब बारी बारी से हम कनेक्टिव टिश्यूज को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनको हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इसमें तो सारे नाम मेंशन नहीं, जैसे ब्लड है आपका, कार्टिलेज है, दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, और लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रही है, हालांकि इसे भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को देखो उनका नाम जो फाइब्रस है वो इसलिए बोला गया क्योंकि जो मैट्रिक्स होगी ना, जो उनका बैकग्राउंड होगा वो फाइबर जैसा होगा। फाइबर का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में, अपने कपड़े से जो धागा एक निकलता है, एक रेसा जो निकलता है, एक पतल, वो फाइबर होता है, ठीक है, तो वो वैसी अपीयरेंस होती है इस टिश्यू की, इसलिए इनको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। सपोज आपने कई सारे धागों को एक लाइन से अरेंज कर दिया जमीन पे, और उसमें बीच बीच में कुछ पेबल्स रख दिए, कुछ कंकड़ रख दिए, तो वो एक टिश्यू की अपीयरेंस हो गई, कि जो धागे हैं सारे वो फाइबर हो गए, वो मैट्रिक्स हो गई, और जो आपने छोटे छोटे कंकड़ रखे वो सेल हो गया, जिसने इस टिश्यू को, जिसने इस मैट्रिक्स को बनाया, ठीक है, एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन जैसा पीछे मैंने आपको डायग्राम बना के बताया। तो इसलिए इनको फाइब्रस कहा गया है। कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स और लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को बनाने वाले कौन से सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम है फाइब्रोब्लास्ट। F for fibrous connective tissue and F for fibroblast, ठीक है। तो पीछे जो मैं ब्लू कलर जो ड्राइंग बना रहा था उसमें ब्लू कलर से वो क्या थे, वो लिविंग सेल्स थे, और रेड कलर से क्या था, बैकग्राउंड था। तो समझ लो ब्लू कलर के फाइब्रोब्लास्ट थे, और जो मैट्रिक्स बनाई गई थी वो क्या थी, रेड कलर की थी। तो ये जो सेल्स है, मैंने आपके पीछे आपको बताया ना कि जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वही अपनी मैट्रिक्स को बनाते हैं, मतलब उनके अंदर उनकी सिंथेसिस होती है, फिर उनको उनके सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, और वो बैकग्राउंड बनाने में हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या बनाते हैं, कौन सी चीज यूज करते हैं अपनी मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कोलेजन होता है, ठीक है, इलास्टिन होता है, और रेटिकुलर फाइबर, ठीक है, इलास्टिन को हम रेटिकुलर फाइबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बैकग्राउंड में, या जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वो किस चीज की बनी होती है, इलास्टिन की और कोलाजन की। इलास्टिन और कोलाजन की मैट्रिक्स होती है, और उसमें कौन से सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं ये कैसे होंगे, फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब इनको हम लिक्विड तो बोलेंगे नहीं, ये सॉलिड ही है, लेकिन सॉलिड का मतलब हार्ड होना नहीं होता है ना, हार्ड कहना और सॉलिड कहना दोनों में बहुत अंतर है। तो हम सॉलिड बोल रहे हैं, हार्ड है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे स्पॉन्ज होता है वो भी सॉलिड ही होगा, लेकिन वो एक पत्थर की तरह हार्ड नहीं होता, हार्ड पत्थर भी हार्ड है, और स्पॉन्ज सॉरी पत्थर भी सॉलिड है, और स्पॉन्ज भी सॉलिड है, लेकिन एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है। तो जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर के होंगे, उनकी मैट्रिक्स किस कैटेगरी में आ रही है, सॉलिड कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है क्या क्या बनाते हैं, टेंडन्स बनाते हैं, लिगामेंट्स बनाते हैं, और बॉडी की जो मेम्ब्रेन है वो इन्हीं से बनती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है। अब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरीके के होते हैं, अभी पीछे हमने देखा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेंस हो सकते हैं और लूज हो सकते हैं, ठीक है। तो डेंस और लूज पहले हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, तो फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं, डेंस वाला कहाँ पाया जाता है और लूज वाला कहाँ पाया जाता है,
ठीक है। तो पहले आप बगल में जो ड्राइंग बनी उसको ध्यान से देखो, ठीक है। वो ड्राइंग हालांकि जस्ट उसके सामने ही बनी है, जिसके साथ जो कैटेगरी बनाई गई है, जो नाम लिखा हुआ है। तो एक बार आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखो। तो पहली ड्राइंग जो है यहाँ पर, इसको हम क्या कह रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है ये? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। ओके। तो ये जो लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आप देख सकते हो, ये जो पतली पतली लाइंस आपको दिख रही है ना, ये सारी लाइन क्या है? फाइबर। मैंने बोला ना फाइबर का मतलब क्या है, जैसे आप अपने कपड़े से एक धागा निकालते हो, एक रेसा निकालते हो, एक धागा निकलता है, ठीक है, तो वो फाइबर्स हो गए। तो वैसे देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, पतली पतली लाइंस हैं। तो ये देखो, ये जो जितनी भी लाइंस है कितना एक दूसरे से दूर दूर है। तो इस वजह से ऐसे फाइबर, ऐसे पर्टिकुलर टिश्यू को हम क्या करें? लूज है। लूज और फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू, क्योंकि फाइबर जैसा अपीयरेंस है तो फाइब्रस, और लूज है क्योंकि फाइबर बहुत दूर दूर स्कैटर्ड है। ठीक है। और ये जो बीच में ये जो गोल गोल से ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये ब्लू ब्लू कलर के, ये क्या है? ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है। ठीक है। इसी सेल ने कोलाजन और इलास्टिन बनाई। तो आप देखो, इलास्टिन फाइबर भी प्रेजेंट है, कोलाजन फाइबर प्रेजेंट है, और ये क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसी के नीचे ड्राइंग देखो आप, डेंस वाले को देखो, इसकी पतली पतली लाइंस कितनी नजदीक हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं वो कितने नजदीक हैं एक दूसरे के, कॉम्पैक्ट हैं। तो इस वजह से ये क्या कहला रहे? डेंस कहला रहे, घना। डेंस मतलब घना होना। और देखो यहां पर भी कौन से सेल है? फाइब्रोब्लास्ट सेल है। ये सेल की न्यूक्लियस है, सेल तो ये पूरा है। देखो इतना बड़ा सा ये सेल है। ठीक है। और ये सेल की न्यूक्लियस है, ब्लू कलर से। और इस सेल ने क्या बनाया? कोलाजन बनाया। कोलाजन बनाया और अपने अपने बाहर, अपने सेल के बाहर निकाला, और उसी कोलाजन ने क्या बना लिया? एक मैट्रिक्स बना लिया। तो ये आपके हो गए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है। अब लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें कोलाजन प्रेजेंट होता है और इलास्टिन प्रेजेंट होता है। अभी हमने डायग्राम में जस्ट देखा है उसको। पतले होंगे और फ्लेक्सिबल ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि इनके फाइबर लूज हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी इनमें ज्यादा होगी। लेकिन फिर भी टफ होंगे। ठीक है। फ्लेक्सिबल होंगे लेकिन टफ होंगे। इन्हीं को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एके का मतलब क्या हो गया? ऑल्सो नोन एज एरियोलर टिश्यू भी इनको कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो रेटिकुलर भी हो सकते हैं और एडिपोज होते हैं। यानी कि रेटिकुलर लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, या एडिपोज लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? तो जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं? फैट स्टोर करते हैं। तो हमारी स्किन के जो नीचे जो फैट जहां पे भी स्टोर हो रहा है हमारे उस पे, बॉडी पे, ठीक है, नीचे की तरफ, मतलब अपर लेयर के नीचे जो लेयर्स होते हैं वहां पे वो एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं जो फैट स्टोर करते हैं। ठीक है। जैसे आपके बेली फैट जो होता है वहां पर भी एडिपोज टिश्यू का अमाउंट काफी अच्छा ज्यादा होता है। ठीक है। क्योंकि फैट हमारी बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन की तरह काम करता है। तो एडिपोज टिश्यू होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा एडिपोज टिश्यू क्या है, तो इट इज अ टाइप ऑफ लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और जो रेटिकुलर टिश्यू होता है वो हमारे ऑर्गन्स बनाता है। मतलब दो ऑर्गन्स है जो इससे बने होते हैं, एक स्प्लिन होता है और एक लिम्फ नोड होती है। तो स्प्लिन और लिम्फ नोड हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। स्प्लिन में ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है, और लिम्फ नोड्स वो होते हैं जहां पर कि ये आपके क्या नाम है, इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पैथोजन को एनकाउंटर करने के लिए इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये लिम्फ नोड्स हमारे बॉडी में कई जगह पे होती है, हमारे ग्रोइन एरियाज में होती है, आर्मपिट वाले एरिया में होती है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। तो आपने समझ तो लिया कि ये होते क्या है, डायग्राम से हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि इनके पास इलास्टिन नहीं, कोलाजन फाइबर ज्यादा होता है। इलास्टिन नहीं यूज कर रहे लोग, कोलाजन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। इनके स्ट्रॉन्ग होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये डेंस हैं। सारे फाइबर्स एक साथ एकदम चिपके हुए हैं, तो ये डेंस हैं। ठीक है। घने हैं, तो इस वजह से ज्यादा मजबूत भी हैं। ठीक है। और इसी वजह से ये हमारे बॉडी का एक ऐसा पोर्शन बनाते हैं जिसमें मजबूती की जरूरत है। टेंडन और लिगामेंट बनाते हैं। ठीक है। तो टेंडन क्या करता है? कनेक्ट करता है बोन्स को मसल से, और लिगामेंट क्या करता है? दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है। तो दो हड्डियां हैं अगर, तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? इनको कौन कनेक्ट करके रखता है, बांध के रखता है, जोड़ के रखता है? वो कौन है? लिगामेंट है। लिगामेंट क्या है? एक टिश्यू का नाम है। कैसा टिश्यू है? फाइब्रस टिश्यू है। और वो भी कैसा? डेंस फाइब्रस टिश्यू। ठीक है। वहीं एक हड्डी और मसल्स के बीच में, मसल्स हड्डी के ऊपर कवर करती है, तो हड्डी और मसल के बीच में जो कनेक्शन है वो किसकी वजह से बनता है? टेंडन की वजह से बनता है। टेंडन क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। तो ये फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे अवेलेबल है, उसका रोल क्या है, क्योंकि इसीलिए हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि हमें उनका रोल पता रहे, उनकी पोजीशन पता रहे अपनी बॉडी में। ठीक। तो ये ध्यान रखना है हमको, ओके, कि वो कोई वो चीज कहाँ पे एग्जैक्टली अवेलेबल है।
ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में। तो अभी हमने पीछे देखा ना कि जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू उसमें हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, हम उसमें दो चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, एक बोन और दूसरा कार्टिलेज। ठीक है। तो बोन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मेन फ्रेमवर्क है आपकी बॉडी का, जो पूरा ढांचा है वो बोन की वजह से बन रहा है। तो बोन हो गए, उसके ऊपर मसल्स का भी काम आता है, वो अलग चीज है, पर हाँ बोन से एक फ्रेमवर्क बनता है, एक ढांचा बनता है। ठीक है। तो ये थोड़े से डिफरेंट है बाकी कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है। इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो सॉलिड होने के साथ साथ बहुत ही थोड़ी सी हार्ड, या बोल सकते हो टफ भी होती है, हार्ड एंड टफ। जैसे पीछे भी जो आपके मैट्रिक्स थी दोनों की, जो ये आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू थे, वो सॉलिड फॉर्म में ही होंगे पर उतने टफ नहीं रहेंगे। ठीक है। जैसे बोन होती है वैसी कॉम्पैक्ट नहीं रहेंगे। ठीक है। और इनका मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। तो हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लिवर है, ठीक है, लिवर है आपका, ये जो भी ऑर्गन्स है हमारे, उन सबको एक कवर तो मिलता है ना, हमारे ब्रेन को एक पूरा कवर मिलता है, बोन से ही तो मिलता है, हड्डियों से तो मिलता है। तो वो सपोर्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पूरे बॉडी को जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी बोन्स की वजह से मिलता है। अब यहाँ पे जो पॉइंट आपको नोट डाउन रखना है वो ये पॉइंट है कि बोन को, बोन टिश्यू है। ठीक है। तो हमने क्या भी पढ़ा कि टिश्यू जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनका एक सेल होता है जो उसकी मैट्रिक्स को बनाता है। तो बोन का जो सेल है वो कौन सा सेल होता है, ऑस्टियोसाइट सेल होता है, जो उसकी मैट्रिक्स को बनाएगा। तो जब ये ग्रुप ऑफ सेल मैट्रिक्स बना लेंगे तब वो बोन कहलाएगा। ठीक है। तो बोन के कौन से सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट सेल्स होते हैं। वहीं कार्टिलेज का जो सेल्स होता है वो क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं। सी फॉर कार्टिलेज, सी फॉर कॉन्ड्रोसाइट। ऐसे याद करते हैं, हाँ बोन के साथ कोई वो नहीं मिल रहा है, पर आप देख सकते हो बोन, ओ आ रहा है ना, बो बोलने में ओ, तो ओ फॉर ऑस्टियोसाइट, तो बो एंड ओ। ठीक है। बोन का जो सेल होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक। अब हम देख लेते हैं इसकी मैट्रिक्स में होता क्या है। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि मैट्रिक्स में कोलाजन था, इलास्टिन था फाइब्रस वाले में, तो ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में क्या होता है। ठीक है। तो क्या होता है उसके पहले हम सबसे पहले जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कार्टिलेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। दो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, सपोर्टिव कैटेगरी में दो कनेक्टिव टिश्यू हैं, एक है कार्टिलेज और दूसरा है बोन। तो जो कार्टिलेज होते हैं, अभी हमने देखा ना कि कार्टिलेज को कौन बनाता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं जो कार्टिलेज को बनाते हैं। ठीक है। तो मान लो ये रहे कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। ठीक है। अब इन कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ने क्या बनाया, एक मैट्रिक्स तैयार की। ठीक है। इन कॉन्ड्रोसाइट सेल्स ने एक मैट्रिक्स तैयार की और उस मैट्रिक्स को सेल के बाहर रिलीज कर दिया। तो जब ये मैट्रिक्स सेल के बाहर रिलीज हो जाएगी तो ये मिलाकर ये पूरा क्या कहलाएगा, कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। अब ये अलग कैसे हो रहे हैं, कौन सा सेल है और कौन सी मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स में कौन सी मटेरियल है, उस वजह से ये एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। ठीक है। सो द टिश्यू आर स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल। ठीक है। कार्टिलेज टिश्यू स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिर भी उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी काफी होती है। ठीक है। प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करना इनका मेन फंक्शन है। और कार्टिलेज भी तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है। हम ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उस बेसिस पर। तो जो हेयालिन कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर, आपके रिब्स के और लॉन्ग बोन्स के एंड पर। ठीक है। तो जो हमारे रिब कहाँ है, मतलब जो हमारे लंग्स को कवर करता है, हमारे फेफड़े को जो कवर करती है वो हड्डियां रिब है। ठीक है, रिब्स हैं। और जितनी भी लंबी बोन्स हमारे बॉडी के, उनके एंड पर ह्यालिन कार्टिलेज है। लंबी बोन्स हमारे थाई में है, हमारे आर्म्स यहाँ पर है, शोल्डर के नीचे जो बोन्स है वो सब। ठीक है। हमारी नोक, ये नोज, इस पोर्शन को जो हम टच करते हैं, आगे की जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई हड्डी थोड़ी ना है, ये क्या है, कार्टिलेज है। अब कौन सी कार्टिलेज है ये एक हयालिन कार्टिलेज है। ठीक है। कम एंड कंप्राइजिंग द इंटायर फीटल स्केलेटन। फीटल क्या है, जब बच्चा अपनी माँ के कोख में होता है, मतलब जब बच्चा बन रहा होता है माँ के यूटरस में, ठीक है, मदर की यूटरस में, तो उस समय जो उसका स्केलेटन है, उसका जो ढांचा है, वो बेसिकली किसका होता है, एक कार्टिलेज का ढांचा होता है। ठीक है। जो धीरे धीरे मॉडिफाई होता है, फिर वो बोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो जो फीटल ढांचा है, फीटल का जो स्केलेटन होता है, वो बेसिकली हेयालिन कार्टिलेज होता है। फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ पाए जाते हैं, इन द जॉइंट्स दैट नीड कुशनिंग फ्रॉम द हाई इंपैक्ट। ठीक है, ऐसे जॉइंट्स जहां पे कुशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। कुशन किस लिए होता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो वो कहाँ है, आपके नी, आपके घुटने और आपके जॉ पर। ठीक है। आपके जबड़ों पे जो होते हैं वो फाइब्रो कार्टिलेजेस होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ होता है, आपके ईयर लोब।
जो कान मरोड़ते हैं ना, आपको डांट पड़ने पर कान मरोड़ा जाता है, तो वो जो है वो आपके ईयर लोब्स हो गए, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल ईयर होती है आपकी बेसिकली, जिसको पिन्ना कहते हैं, वो आपका इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। और एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस कहाँ होता है? हमारे गले में, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो एक पाइप आपका ट्रैकिया ओपन होता है, विंड पाइप ओपन होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है। तो जब हम खाना खाते रहते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? आपके विंड पाइप को, हवा वाले पाइप को, जो श्वास नली आपकी, उसको ढक ढक देता है, ताकि जो खाना है वो फूड पाइप में जाए। अगर खाना विंड पाइप में चला गया तो ऑब्वियसली हम चोक कर जाएंगे और डेथ हो सकती है, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस वो टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबल टिश्यू है, ठीक है, इलास्टिक टिश्यू है, इलास्टिक कार्टिलेज है, जो कवर करके रखता है विंड पाइप को, ताकि खाना स्लाइड करके फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने नोट लगाकर यहाँ पे हाईलाइट किया, इसको याद रखना है। कार्टिलेज जो होता है वो एक ऐसा टिश्यू होता है जो वैस्कुलर नहीं है। वैस्कुलर क्यों नहीं है? वैस्कुलर का मतलब क्या हो गया? उसके पास पाइप का कनेक्शन नहीं है। कैसा पाइप? हमारी बॉडी में मेन एक पाइप का कनेक्शन बहुत सारा है, हालांकि बहुत सारे पाइप के कनेक्शन हैं। पाइप का मतलब ट्यूब कनेक्शन। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी एक तरीके से क्या, एक पाइप का नेटवर्क है, एक ट्यूब का नेटवर्क है, जो हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट उनसे लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारी आंखों के जो सेल्स, आंखों का जो आउटर कवरिंग होता है, कॉर्निया जिसे कहते हैं, उसको डायरेक्टली ब्लड वेसल्स से, जो ब्लड वेसल्स हैं आर्टरी वेन से, उनसे ब्लड नहीं मिलता है, ठीक है। वो और डायरेक्टली डिफ्यूजन से ब्लड को ये क्या नाम है, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है, डिफ्यूजन से ऑक्सीजन मिलता है। वैसे ही कार्टिलेज उन कुछ टिश्यू में से एक है जो वैस्कुलर नहीं होते, मतलब इनके पास डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, यानी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं, मतलब डायरेक्ट ब्लड से ऑक्सीजन, सॉरी, ब्लड से ऑक्सीजन सप्लाई इनके पास नहीं होता है। तो इनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है? डिफ्यूजन से, ठीक है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं इनके पास? डिफ्यूजन से आते हैं। और यही रीजन है कि अगर हमें कार्टिलेज में कोई भी चोट लगेगी तो उस चोट को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ब्लड का अगर कनेक्शन होता है तो बहुत सारी चीजें आसानी से हमारे उस ऑर्गन तक पहुंच जाती है जहां पे ब्लड जा रहा है। लेकिन किसी ऑर्गन पे अगर ब्लड की वेसल्स ही नहीं जा रही हैं और वो डिफ्यूजन से उसको सारी चीजें मिल रही है, तो ऑब्वियसली ये स्लो प्रोसेस है, स्लोली उसको चीजें मिलेंगी, ऑक्सीजन हो गया या न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो उसकी हीलिंग भी जो होगी वो स्लो होगी। अब कान पे कोई बाहर चोट लगी तो कान तो भाई एनवायरमेंट से एक्सपोज है ना, तो बाहर है बॉडी के, लेकिन अंदर आपके शरीर के अंदर जहां जहां कार्टिलेजेस हैं, वहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी चोट वगैरह लगेगी, तो उसकी हीलिंग थोड़ी सी स्लो होगी, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो एक ऐसा टिश्यू होता है कार्टिलेज जिसको डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है। डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होने का मतलब क्या है? डायरेक्ट ब्लड से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उसको, लेकिन जब उसके आसपास से जो ब्लड गुजरता है, तो वो जो उसमें जब ऑक्सीजन कैरी होता है तो वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर इसको मिलता है, कार्टिलेज को, और वैसे ही न्यूट्रिएंट्स भी इसको मिलते हैं, ठीक। अब हम आते हैं अपने अगले कनेक्टिव टिश्यू पे, ठीक है, बोन पे आते हैं। उससे पहले आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको क्या समझना, देखो ये जो सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं और सेल के चारों तरफ जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड बेसिकली क्या है? ये देखो, ये रहा आपका सेल, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर का ये क्या है? बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड क्या है? मैट्रिक्स है। तो देखो सारे कार्टिलेज आपको दिखाए गए हैं, ठीक है। फाइब्रो कार्टिलेजेस हैं, इलास्टिक कार्टिलेजेस हैं, हियालिन कार्टिलेजेस हैं, ठीक है। तो ये देखो इनकी रियल इमेजेस हैं, सब में आप देख सकते हो सेल दिखाई दे रहे, देखो ये रहा सेल, ये रहा सेल, ओके, आई विल चेंज द कलर। देखो ये रहा सेल, सेल सेल, ये सारे सेल्स हैं। और इन सेल के चारों तरफ जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को हम क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। इस वर्ड को याद रखिएगा, हम बैकग्राउंड बैकग्राउंड नहीं मेंशन कर सकते क्योंकि वो टेक्निकल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बोन के ऊपर। तो हम सबको पता है बोन करती क्या है। बोन हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, और पीछे हमने देखा कि बोन जिस सेल से बनती है उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये अभी हमने पीछे देखा था कि बोन किस सेल से बनी होती है, वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो बोन के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। अब ये ऑस्टियोसाइट्स क्या करेंगे? ये बनाते हैं कोलाजन फाइबर। तो बोन का जो टिश्यू होता है, बोन जो टिश्यू होता है वो कोलाजन से बना होता है। उसके अलावा कोलाजन के साथ साथ उसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती देता है उनको
ब्रिटल बनाए बिना, विदाउट द ब्रिटलनेस। अगर बोन्स ब्रिटल होंगी ना तो उनके अंदर जो, हमारे बोन के अंदर, मैं ये नहीं कहेंगे कि एकदम फ्लेक्सिबल होती है, पर बोन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। अदरवाइज सिंपल सी बेंडिंग से बोन तुरंत टूट जाएंगी, फट से टूटेंगे। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा लो और ऐसे स्नैप करो तो कैसे टूटता है ना, वैसे हड्डियां टूट जाएंगी। ठीक है, क्यों? अगर वो ब्रिटल होती तब। लेकिन बोन्स हमारी ब्रिटल नहीं है तो उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी, तभी तो हम बेंडिंग वगैरह कर पाते हैं। और कुछ लोग तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इतना अच्छा कर लेते हैं कि कितनी सारी योगास वगैरह बहुत प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाते हैं, जिम्नास्टिक्स अच्छा कर पाते हैं। तो बोन्स हमारी फ्लेक्सिबल कैटेगरी में आएंगी। टफ है, ठीक है, स्ट्रांग है, बट येट देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी इन देम। ठीक है, वो ब्रिटल होती तो पट्ट से टूट जाती, पट्ट करके जो आवाज टूटती है वैसे टूट जाती। तो उनको ब्रिटलनेस नहीं है, उनके अंदर ब्रिटलनेस नहीं है, ब्रिटल नहीं है। वो किस वजह से नहीं है? क्योंकि वहां पे कैल्शियम फॉस्फेट की प्रेजेंस है, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास बोन्स भी दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक होती है कॉम्पैक्ट बोन और एक होती है स्पॉन्जी बोन या सॉफ्ट बोन्स। तो जैसा उनका नाम कह रहा है वैसे ही उनका काम भी है। तो स्पॉन्जी का मतलब क्या हो गया? बेसिकली स्पॉन्जी बोन्स का मतलब क्या हो गया? ऐसी बोन्स होती हैं जो थोड़ी सी खोखली होती हैं, मतलब इनके अंदर ऐसी जगह प्रेजेंट होती है जहां पर कि कोई चीज स्टे कर सके। तो वहां पर बेसिकली क्या होता है? तो जो स्पॉन्जी बोन्स होती है उनके बीच में ऐसी जगह होती है उनके मैट्रिक्स में। तो ऐसी कई स्पॉन्जी बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्पॉन्जी बोन्स के मैट्रिक्स में जो स्पेस होता है उसी स्पेस में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। सारे स्पॉन्जी बोन्स में बोन मैरो नहीं होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और कॉम्पैक्ट बोन्स वो हैं जो डेंस हैं, बहुत मजबूत है। मतलब जैसा अभी हमने पीछे डेंस और लूज का डिफरेंस समझा था, वैसे यहाँ पे वो डेंस है, मतलब मैट्रिक्स एकदम क्लोज है, कॉम्पैक्ट, ढेर सारी मैट्रिक्स हैं, तो वो उनको ज्यादा मजबूत बनाती है। तो कई सारी स्पॉन्जी बोन्स के ऊपर जो कवर होता है वो कॉम्पैक्ट बोन का कवर होता है। मतलब कॉम्पैक्ट बोन अकेले भी प्रेजेंट होती है कि पूरी कॉम्पैक्ट है, और कई जगह की मान लो बीच में स्पॉन्जी बोन है, इसके चारों तरफ कॉम्पैक्ट बोन का एक कवर होगा, और स्पॉन्जी बोन के बीच में जो गैप होगा उस गैप में क्या होगा? बोन मैरो हो सकता है। हर स्पॉन्जी बोन में बोन मैरो नहीं होता है, कुछ जगह पे ही होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, ये शेल बनाते हैं। शेल का मतलब क्या होता है? कवरिंग। तो स्पॉन्जी बोन का एक शेल भी बनाते हैं ये लोग। और स्पॉन्जी बोन कैसी होती है? पोरस होती है। पोरस का मतलब क्या होता है? छेद होते हैं, जगह होती है, खाली जगह होती है, इनको पोरस कहते हैं, ठीक है। और वहां पर ऑफन कंटेन्स बोन मैरो, ठीक है, तो वहां बोन मैरो हो सकता है, ठीक है। अब इनकी पोजीशन आप देख लो, तो स्पॉन्जी बोन्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? हमारी जो लंबी बोन्स होती है उनका जो एंड पोर्शन होता है वहां पे स्पॉन्जी बोन मिलेंगे आपको, ठीक है। हमारी जो रिब्स हैं, हमारी जो रिब्स अभी पीछे भी हमने देखा ना, रिब कहाँ होता है? आपके लंग्स का जो कवर है वो रिब, वहां पर ये प्रेजेंट हो सकता है। और रिब के एंड पे ही कार्टिलेज भी होता है, ये हमने पीछे देखा था। हमारा जो शोल्डर ब्लेड होता है, ठीक है, जो बीच में हमारी गर्दन पे ये जो शोल्डर का दो ब्लेड होते हैं ना, दोनों तरफ जो टच होते हैं, तो ये शोल्डर ब्लेड जो होता है ये भी स्पॉन्जी बोन से बना होता है। और जो हमारे क्रैनियम की फ्लैट बोन से, क्रैनियम क्या है? हमारे ये ब्रेन के ऊपर जो कवर है ये क्रैनियम होता है, उसकी बोन्स कैसी होती है? चपटी होती हैं, फ्लैट होती हैं, समतल एकदम। तो वो फ्लैट बोन्स भी स्पॉन्जी बोन्स होती हैं। और स्पॉन्जी बोन के ऊपर कवर किसका होता है? कॉम्पैक्ट बोन का कवर होता है। कॉम्पैक्ट बोन थोड़ी हार्ड होंगी, थोड़ी रिजिड होंगी। इसको डायग्रामेटिकली आप देखो तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एक कंपैरिजन देख लो इसका, देखो यहाँ पर। तो ये जो हमारे लेफ्ट साइड में है ये क्या है? कॉम्पैक्ट बोन है। देखो कोई जगह जैसी नहीं दिख रही, खाली जगह जैसी नहीं दिख रही है। और ये जो आपके राइट साइड में है ये क्या है? देखो ये रहा, ये देखो खाली जगह है। तो ये क्या है? पोर्स है। ये जो बोला गया ना कि जो सॉफ्ट बोन्स होती है वो पोरस होती हैं, तो ये देखो पोरस, ये पोर्स है, तो इन स्पेस में बोन मैरो हो सकता है। तो ये जो ये दिखाया जा रहा है ये क्या है? ये एक सॉफ्ट बोन है, या कौन सी बोन कहते हैं हम इसको? स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी और सॉफ्ट बोन। और ये है आपकी कॉम्पैक्ट या डेंस बोन, कॉम्पैक्ट और डेंस बोन, ठीक है। तो ये रही, देखो पूरी कॉम्पैक्ट है। ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है गोल गोल से, ये सब क्या है? ये है ऑस्टियोसाइट्स सेल। और ये सेल के चारों तरफ क्या है? कोलाजन और कैल्शियम फॉस्फेट की मैट्रिक्स है। तो ये देखो एक सिंपल सा वो है, कंपैरिजन है इन दोनों के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तीन कैटेगरी थी हमारी, ये रही हमारी तीसरी कैटेगरी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसा इनका नाम सजेस्ट करता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? इनकी जो मैट्रिक्स होगी वो लिक्विड फॉर्म में होगी। उसके अलावा एक और बात है जो इनको अलग करता है।
अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनका जो सेल होता है वही अपनी मैट्रिक्स को बनाता भी है। सेल ही अपने चारों तरफ मैट्रिक्स बनाता है, और जब ढेर सारा सेल मिलते हैं, पूरी मैट्रिक्स मिलती है, तो ये टिश्यू कहलाने लगते हैं। लेकिन ये फ्लूइड वाले थोड़े और भी अलग हैं। एक बात तो अलग है कि इनकी जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड है, पूरी एकदम पूरी फ्लोइंग लिक्विड है, बहती हुई जैसे लिक्विड होती है वैसी लिक्विड है। दूसरी बात यह है कि फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो सेल अपनी मैट्रिक्स खुद नहीं बनाते। मतलब वो सेल अपनी मैट्रिक्स को सिंथेसाइज नहीं करता। जैसे वहां पे था ना कि जैसे आपने आपने ये पढ़ा था फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू, तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल था वही कोलाजन और इलास्टिन को बना के अपने चारों तरफ फिक्स कर रहा था। लेकिन यहाँ पे फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू में ऐसा नहीं है। हमने फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू में दो नाम देखे हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। तो ब्लड में तीन तरह के सेल्स होते हैं मेनली, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स के कई टाइप्स होते हैं, पर मेन हम तीन तरह के सेल मानते हैं। तो ये सेल्स अपनी मैट्रिक्स को नहीं बनाते, मतलब ये प्लाज्मा नहीं बनाते हैं। जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है वो प्लाज्मा होता है, वही उसका मैट्रिक्स होता है। तो ये सेल्स प्लाज्मा नहीं बनाते, तो ये इनको थोड़ा, ये थोड़े से अलग है इस सेंस में। ठीक है, ओके। तो पहली पॉइंट कि इनका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, फ्लूइड होता है। मैट्रिक्स इनकी फ्लूइड होती है, ठीक है। बाकी कैटेगरी के अलावा बाकी दोनों के मैट्रिक्स सॉलिड फॉर्म में थे, ठीक है। द सेल्स दैट रिसाइड इन द मैट्रिक्स डू नॉट एक्चुअली प्रोड्यूस द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मैट्रिक्स को बनाते नहीं है, जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया। फिर भी ये कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन को कैसे फिट कर रहा है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन या कनेक्टिव टिश्यू का जो की फीचर है, की आइडेंटिफाइंग फीचर है कनेक्टिव टिश्यू का, वो ये कहता है कि अगर एक नॉन लिविंग मैट्रिक्स में सेल सस्पेंडेड है, सेल स्कैटर्ड है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। और वही हमारे ब्लड के साथ भी होता है। हम ब्लड को लेते हैं, अगर एक लिक्विड लेते हैं, उसको स्मीयर बना के माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो क्या एक बैकग्राउंड है, तो वो क्या है, मैट्रिक्स है, और उसमें हमें सेल्स दिखाई देते हैं। तो स्कैटर्ड सेल्स इन अ नॉन लिविंग मैट्रिक्स, तो इस वजह से ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। इस वजह से ये पॉइंट है कि दिस टिश्यू फिट्स द डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ओके, क्योंकि इसमें स्कैटरिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ सेल्स इन अ नॉन सेल्यूलर मैट्रिक्स। और दो तरह के आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, एक ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। लिम्फ भी ब्लड से ही आता है। कैसे आता है आगे देख लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, हम ब्लड को डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम टिश्यू के सेंस में उसको पढ़ रहे हैं, तो इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ही होगा, ठीक है। तो जो ब्लड होता है, मतलब दो तरह के आपके फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका ब्लड। हम सबको पता है ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी में पहली बात तो कनेक्शन तो बनाता ही है। हर एक सेल हमारी बॉडी का एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, वाया ब्लड। कोई भी न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करना है, ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड, जो यूरिक एसिड होती है वो भी किडनी में जाती है, तो वहां पे कैसे बनती है, ब्लड से तो फिल्टर होकर बनती है। न्यूट्रिएंट्स सब ब्लड, हार्मोन्स वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, आपकी मेडिसिन वगैरह के जो मॉलिक्यूल्स है वो सब ब्लड के थ्रू। तो पूरा कनेक्शन तो आप एक ऐसा देखा था, सेल टू सेल कनेक्शन वो ब्लड की वजह से हो पा रहा है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में तीन तरह के मेन सेल्स होते हैं आपके, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं रेस्पेक्टिवली। व्हाइट ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स, सॉरी, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, वो कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ओके। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, हम सबको पता है कि इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। हर एक सेल को ऑक्सीजन इसकी वजह से मिलता है, सेल को ऑक्सीजन देता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे बॉडी से एग्जिट करने में हेल्प करता है, जो लंग्स के पास, जो लंग्स के एरिया में परफॉर्म किया जाता है एक्सचेंज का प्रोसेस। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, हमारे सिपाही है, ठीक है। जैसे सिपाही एक महल की रक्षा करता है, एक अपने राजमहल की रक्षा करता है, अपने जो, जैसे हमारी हमारी आर्मी हमारी कंट्री की रक्षा करती है, वैसे ही ल्यूकोसाइट्स हमारे सेल्स, हमारी बॉडी की रक्षा करता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। ये एक्सटर्नल पैथोजन से फाइट करता है, उन्हें कॉम्बैट करता है और उन्हें हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स वो होते हैं जो क्लॉटिंग परफॉर्म करते हैं, चोट लगने पर ब्लड फ्लो करता रहता है, उस फ्लो को, ब्लड के बहने को रोकने के लिए वहां पे क्या आते हैं, प्लेटलेट्स आते हैं, जो और भी क्लॉटिंग फैक्टर की मदद से प्रोटीन्स और प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर, ये मिलकर वहां पे एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा मैश बनाते हैं कि ब्लड का फ्लो रोका जा सके, ठीक है। तो वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, मेन फंक्शन ये ध्यान रखेंगे।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग इसका देख लेते हैं। तो इसके टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रहे आपके ये एरिथ्रोसाइट्स, RBCs। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल देखो, मोनोसाइट्स भी एक व्हाइट ब्लड सेल है, लिम्फोसाइट भी एक व्हाइट ब्लड सेल है, ईस्नोफिल भी एक व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है, न्यूट्रोफिल भी एक व्हाइट ब्लड सेल है, और बेसोफिल भी एक व्हाइट ब्लड सेल होता है। और ये रहे हमारे आखिरी में थ्रोम्बोसाइट्स, दैट इज दी प्लेटलेट्स। ठीक है, इनके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि हम इनको सिर्फ टिश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक कि ये क्या परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज आवर लिम्फ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब ब्लड हमारी नसों में फ्लो करता है ना, आपके ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है जब ब्लड, तो प्रेशर में फ्लो करता है। और जो आपने भी पीछे पिछले लेक्चर में देखा था ना कि जो ब्लड वेसल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, वो किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है, और वो भी कैसे? स्क्वामस एपिथेलियल। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड नहीं होते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल होते हैं। तो वो डिफ्यूजन अलाउ कर सकते हैं, मतलब कोई चीज अगर प्रेशर से फ्लो करेगी तो वो इनसे बाहर निकल सकती है। ठीक है, लिक्विड बाहर निकल सकती है। तो वैसे ही जब ब्लड हमारी वेन्स में फ्लो करता है तो जो कैपिलरीज वाली एरिया होती है वो और थिन होती है और पतली होती है। तो जब ब्लड प्रेशर में फ्लो करता है तो ब्लड का लिक्विड पोर्शन और व्हाइट ब्लड सेल उस ब्लड वेसल के बाहर निकल जाते हैं। तो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन और व्हाइट ब्लड सेल जब इस ब्लड के वेसल से, ठीक है, खून की नली से जब बाहर निकलते तो वो कहाँ जाते हैं? हमारे टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है, हमारे टिश्यू के बीच में जो खाली जगह होती है, जो खाली जगह होती है टिश्यू के बीच में, देखो ये टिश्यू रहे, ये रहा टिश्यू ढेर सारे, उनके बीच में जो खाली जगह होती है वहां पे भर जाती है। तो वो उस जगह पे जो फिल होती है लिक्विड, वो लिक्विड कौन सी लिक्विड होती है? लिम्फ होती है। इसीलिए लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं, इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो ये आया कहां से? लिम्फ हमारे ब्लड से ही आया। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर में फ्लो किया तो ब्लड की कुछ लिक्विड की पोर्शन और व्हाइट ब्लड सेल्स, नॉट द रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर निकल आए, और वो कहाँ रहते हैं? हमारे टिश्यू के स्पेस में होते हैं। तभी तो अगर आपको कोई भी चोट लग रही है, मान लो आपको कोई चोट लग गई है, तो ये खुल गया है, बैरियर खुल चुका है, तो यहाँ पर बहुत सारे पैथोजन जा सकते हैं। तो ये पैथोजन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? टिश्यू में ही तो जाएंगे, टिश्यू के बीच में जो जगह है वहीं जाएंगे। तो उन पैथोजन्स को कैप्चर करेगा कौन? करेगा लिम्फ में जो व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है वो उनको कैप्चर करेगा, और घूम फिरकर ये सारा लिम्फ का लिक्विड जो होता है वो कहाँ मिल जाता है? आपके ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, तो जो लिम्फ होती है वो लिक्विड मैट्रिक्स है उसके पास, और इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होता है, लिक्विड होता है और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो लिम्फैटिक सिस्टम के जो पूरे वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये देखो आपके लिम्फैटिक सिस्टम के वेसल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस लिम्फ को कलेक्ट करके इसको वापस से आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड में मिक्स कर देते हैं। तो जो भी व्हाइट ब्लड सेल्स ने यहां पर जो भी पैथोजेंस को कैप्चर किया होगा वो इवेंचुअली आपके ब्लड में चले गए। ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली उन्हें कैप्चर क्यों किया गया? ताकि उनको डिफीट किया जा सके। अब ब्लड में गए हैं तो फिर उनको उनको उनके ऊपर जो फर्दर एक्शन होता है, उनके अगेंस्ट मेमोरी बनाना, एंटीबॉडी बनाना, वो सारा काम किया जा सकता है। तो हमारे टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे क्या फ्लो करता है? लिम्फ फ्लो करता है। ठीक है, जब हमें चोट लगती है, जब खून रुकना बंद हो जाता है तो एक लिक्विड बाहर निकलती है, येलोइश कलर की लिक्विड, हल्की येलोइश होती है, बहुत नॉट नॉट वेरी येलो। ठीक है, एक हल्का पानी जैसा दिखाई देता है हमें, वो निकलता है। तो बेसिकली क्या होता है? लिम्फ होता है, क्योंकि वो टिश्यू में ही फ्लो करता रहता है, टिश्यू की जगह पे। तो जब टिश्यू ऐसे हटता है, टिश्यू ब्रेक करता है, तो जब ब्लड बंद होना रुकता है या उसके आसपास ही जो लिक्विड निकलती है वो लिम्फ होती है आपकी। ठीक है, तो दिस इज आवर लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव, सॉरी फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। ठीक है, जो भी आपका लिम्फ था, सेकेंड कैटेगरी। ठीक है, तो बाय दिस हमने आज कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। ठीक है, आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू थे, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू थे, और लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज थे। ठीक है, वो उनके टाइप्स क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया, वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या रोल परफॉर्म करते हैं, और उनको कनेक्टिव टिश्यू के ग्रुप में रखा क्यों गया, ऐसा क्या है उनके अंदर यूनिक जो उन्हें कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखा गया। तो वो हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एंड जो भी आपके रिव्यूज होंगे, आपका जो भी सजेशन होगा, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको और भी वीडियोज ऐसी मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच।